न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 SNI ARSN1 ARSN2 इस टाइप के टॉपिक्स। तो मैं टाइप है ये टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इसमें टाइप नोट करने हैं, जैसे SN1 SN2 SN1 SN2 SNI SNI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको। SNI, फिर ARSN में दो हैं, ARSN1 ARSN2, ARSN1 ARSN2, और एक है SNNGP। SNNGP न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटर या इंट्रा, स्पेशली हम पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर। और ARSN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, और ये बायोमोलिकुलर। SNNGP इसको एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं, एंकीमेरिक असिस्टेंस। SNNGP न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इसको स्टडी करेंगे, और इसको एंकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं, ANCHIMERIC। तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम SN1 से। काफी बार मैं यूज कर चुका टर्म्स ये, तो इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सही ना। SN1 SN2 SNI ARSN। तो नोट करना है, स्टार्टिंग से ले रहे हैं हम SN1। टर्म्स में बहुत बार बता चुका हूँ कि SN1 है तो इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा, और इसके अंदर रेसिमाइजेशन के चांसेस होंगे। SN2 है तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी, सिर्फ वन स्टेप रिएक्शन होगी, और इसके अंदर इन्वर्जन होगा, सही ना। इसके अंदर क्या होगा? इन्वर्जन होगा। तो नोट करना है यहाँ पे SN1 से। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, क्लियर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। इसके अंदर क्या होगा? कार्बोकैटायन बनना है इसके अंदर, नहीं ना, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वो चेक करेंगे, सही। तो इसमें जैसे मैंने लिया, कोई भी एग्जांपल लिया इसके अंदर, सपोज R3, क्योंकि कार्बोकैटायन टर्शियरी स्टेबल होता है इसलिए R3CX लिया मैंने। इसमें डाला कोई भी न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस R3CNu प्लस X माइनस, R3CNu प्लस X माइनस। तो इसके इसमें रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है? यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। रेट क्या होगा इसके? इसमें रेट क्या होगा? K इंटू एल्काइल हेलाइड, यानी R3CX। एल्काइल हेलाइड लिख रहा हूं मैं इसको, एल्काइल हेलाइड, RX लिख दो, या AH, K इंटू RX। यानी ये डिपेंड करेगा सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड, किस पे डिपेंड करेगा? only upon concentration of alkyl halide, clear, it will depend only upon concentration of alkyl halide, rate is equal to K into Rx। तो अगर मैं कहूं अब इसका मैकेनिज्म लिखना है, तो काइनेटिक्स सबने पढ़ा हुआ है, काइनेटिक्स के थ्रू इसका मैकेनिज्म आसानी से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे मैकेनिज्म? Rx जो है, ध्यान देना, Rx जो है टूटेगा फर्स्ट स्टेप में, ओनली Rx विल बी इन्वॉल्व इन स्लोएस्ट स्टेप, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो Rx टूटेगा R प्लस प्लस एक्स माइनस में, क्लियर। Rx टूटेगा R प्लस प्लस एक्स माइनस में, ये स्लो स्टेप होगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा रिएक्शन का, क्लियर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आएगा रिएक्शन का, यही होगा, यानी इसका मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है स्लो स्टेप के अंदर। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो है वो इस SN1 रिएक्शन का रेट डिटरमाइन है। अब इस पे अटैक कर देगा Nu नेगेटिव RNu, ये स्टेप होगा फास्ट, ये स्टेप क्या होगा? फास्ट। और ये पूरी डिटेल मैंने बता दी इसके अंदर। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट इसका होगा R प्लस। अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बन रहा है तो हम बनाएंगे उसको, ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बनाएंगे। ये RX यहाँ पे ध्यान रखना, इस रिएक्शन के लिए अगर बात करें तो RX यहाँ पे R3CX है, R3CX है। तो इस चीज का, और अगर इसका रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट भी करेंगे। अब मैं अगर कहूँ, ध्यान रखना इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट्स आती हैं, RX से R प्लस बना, फिर R प्लस में RNu बना, इनमें भी ट्रांजिशन स्टेट होती है कि यहां से यहां पे अगर ये बना तो R और X का बॉन्ड टूट रहा है, R प्लस X माइनस, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। और इधर से इधर भी ट्रांजिशन स्टेट आएगी, इसमें क्या होगा? R और NU का बॉन्ड बन रहा है।
आर और एन यू का बॉन्ड बन रहा है, बस यही इसके अंदर करना है। ये है। अब इसका मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बता रहा हूँ मैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। हालांकि बना सकते हैं, जितनी भी रिएक्शंस होंगी 99.9% ऑल रिएक्शंस विल बी एक्सोथर्मिक, एलिमिनेशन को छोड़ के। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होंगी? एंडोथर्मिक। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होंगी? एंडोथर्मिक। ये बता दिया मैंने इसका, और बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट बता दी, ट्रांजिशन स्टेट 1 है ये, और ये TS2 ट्रांजिशन स्टेट 2, है ना, ट्रांजिशन स्टेट 1 ट्रांजिशन स्टेट 2। ध्यान देंगे जरा। नेक्स्ट नोट करना इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम्स का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम कह लो या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्या होगा? स्टार्टिंग में हमारे पास आर एक्स प्लस, हमें हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था? आर एक्स था। ये इस तरह से रिएक्शन चलेगी इसकी, ये इस तरह से रिएक्शन चलेगी। जैसे इसमें अगर मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो मान लिया अगर इस तरह से रिएक्शन चलेगी, या फिर इसमें ऑप्शन देता हूं एक बार, नेक्स्ट पेज पे एक बार ध्यान देंगे। तुम्हें मैं ये ग्राफ दे रहा हूँ कि कौन, तुम्हें बताना कि कौन सी रिएक्शन होगी। एक, दो, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम के ग्राफ, 4 ग्राफ दे दिए। और नेक्स्ट सेकंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ। तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम है, ABCD, इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? विच इज करेक्ट? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का? मतलब क्या आएगा आंसर? 11th वाला कोई बच्चा? कुणाल चल एक्सप्लेन कर इसमें। बाकी ये जैसे बी ग्राफ क्यों नहीं है, या सी और डी क्यों नहीं है? सर मैंने ऐसे किया कि इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेंगी, तो दो स्लोप तो हाँ। सही है। तो दो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट तो ट्रांजिशन, सब में बन रही है, दो यस सर, ट्रांजिशन स्टेट सब में सेकंड बन रही इस, सर सेकंड इसलिए बनी है बिकॉज वो ज़्यादा स्टेबल होगी, और सेकंड स्टेबल ए में और सी में है। है। अच्छा चलो बी सही, ये और भी डी सही तो है। वैसे ही नेगलेक्ट हो हाँ, गए। आंसर तो ए है। हाँ, ए आंसर है, यस। बहुत से कुणाल। हाँ, एक मिनट गया कुणाल। देखो, इसमें इसमें ये इसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम है, या आगे स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। और दूसरा, इधर ये पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये पहला स्टेप स्लो है, इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, और इस एनर्जी क्या है? कम। ये सब क्या है? फास्ट। तो ये TS1 है, ये TS2 है, ये TS1, ये TS2। तो इसलिए ये पहला ग्राफ है। और दूसरा, यहाँ पे होगा हमारे पास RX, यहाँ होगा R प्लस, और यहाँ पे होगा RNU। और ग्राफ एक्सोथर्मिक है ही, दिख रहा है हमें। डेल्टा एच इसका क्या है? नेगेटिव। ये डेल्टा एच होता है, नेगेटिव है। इसका डेल्टा एच भी नेगेटिव है कहने को, लेकिन इसका जो ये सेकंड स्टेप है वो स्लो है। इसकी एक्टिविटी ज्यादा है ना, तो ये इसकी कम है थोड़ी, तो ये स्लो है, इसलिए ये नहीं होगा। और दूसरा, ये स्टेबल ज्यादा होगा ये वाला, सही ना, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकंड स्टेबल ज्यादा होगी। बता, ये हिंट इसका क्या है कि ग्राफ होना चाहिए एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ये है, और ये है, ये दोनों तो है, ये तो एंडोथर्मिक है, तो इसलिए तो पॉसिबल हो नहीं सकता। अगर मान लो ये SN1, ध्यान देना, सेम क्वेश्चन है, अगर ये SN1 E1 से रिप्लेस, पहला केस समझ आ गया ना सबको? फर्स्ट स्टेप स्लो होना चाहिए, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, बीच में बना इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अगर मैं कहूं सेम चीज इसी में, अगर मैं इसी में बोलूं, ध्यान देना, अगर मैंने बोला ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अगर ये रिएक्शन एलिमिनेशन है, अगर ये रिएक्शन एलिमिनेशन है, तो उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसका काम करेगा? बेस का। न्यूक्लियोफाइल काम करेगा बेस का, सही ना? न्यूक्लियोफाइल किसका काम कर जाएगा? बेस का। तो रिएक्शन हो जाएगी SN1 की जगह E1, बनेगा उसमें भी कार्बोटाइन। रिएक्शन क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन यूनिमोलकुलर। रिएक्शन क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन यूनिमोलकुलर, है ना, एलिमिनेशन यूनिमोलकुलर। ध्यान रखना, जब भी SN1 E1 में चेंज होगा, दैट मींस न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस बन गया है, और रिएक्शन हो गई एलिमिनेशन। सेडजर्स रूल अगर मैंने बता रखा है, जैसे ये अगर रिएक्शन होती, अगर ये रिएक्शन होती, तो उस केस में
मैंने डाल दिया ओ चांस। अगर ये बेस का काम कर रहा है तो उसके इसमें ये आंसर आ जाए, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तब ग्राफ कौन सा होगा, देखना SN1 E1 से रिप्लेस हो चुकी है इस केस में, तब ग्राफ कौन सा होगा? कौन सा ग्राफ होगा इसमें से? बोल कुणाल, कौन सा ग्राफ होगा अब? इनमें से बताओ कौन सा ग्राफ होगा? हाँ वंश, कैसे होगा सी? बोलो, एक्सप्लेन कर वंश। हाँ क्योंकि मई सर का अभी बहुत आपने अच्छे। बोला था सर जो आपने बोला था एलिमिनेशन, वो एलिमिनेशन रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गए ना। हाँ तो उस आंसर सी और डी में से हो गया। और सर इसमें अगर आंसर सी और डी में से हो गया ना, सी और डी। हाँ, हाँ तो सर सी में हाँ रिएक्टेंट नीचे है। और सर रिएक्टेंट आपने नीचे, बोला प्रोडक्ट ऊपर। हाँ। हाँ सर आपने बोला भी तो था कि पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा, हाँ पहला स्टेप स्लो है, इसी वजह से तो उसकी इसमें फर्स्ट स्लो स्टेप। है। इसमें देखो, इसमें तो हाँ, इसमें थोड़ा डाउट है, इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, सही ना? इसीलिए फर्स्ट वाला ज्यादा करेक्ट आंसर है, यानी रिएक्शन ए और बी दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सी और डी में से आंसर क्या आ जाएगा? सी। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एलिमिनेशन यूनिमोलकुलर भी थोड़ा हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे, एलिमिनेशन यूनिमोलकुलर, उसमें भी बनेगा कार्बोकेटायन, बनेगा कार्बोकेटायन, लेकिन लेकिन क्या होगा इसमें? एलिमिनेशन। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पे? यस सर। मैकेनिक्स क्लियर हो गया कि नहीं इसका? ये बहुत सिंपल से तरीके से बताया मैंने। नेक्स्ट अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। जैसे लिया, अगर मैंने ले लिया एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव, सपोज मैंने ले लिया R1 R2 R3X, और इसमें डाला एक्वस KOH या ओ चांस, और बन गया अगर R1 R2 R3OH बाहर, तो रेट पता है, सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। R1 R2 R3 पूरी कर आर, और वहां पे COH, समझ गए कि नहीं है? तो तीनों डिफरेंट अगर होंगे, अगर ये एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है तो रेसिमाइजेशन होगा। अगर एल्काइल हैलाइड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, देन रेसिमाइजेशन विल टेक प्लेस। क्लियर? इफ सर एल्काइल SN1 हैलाइड इज बन के ऑप्टिकली कितने हैं? एक्टिव। SN1 के केस में, SN1 ही पढ़ रहे हैं अभी, SN2 नहीं चल रहा कुछ भी। SN1 के केस में अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, देन रेसिमाइजेशन विल टेक प्लेस। कैसे होगा, ध्यान देंगे इधर। अब इससे बनेगा पहले क्या, कार्बोकेटायन, स्लो स्टेप के अंदर कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे। ये बन गया कार्बोकेटायन R1 R2 R3 और ये प्लस। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? चलो, ये कार्बोकेटायन बन गया। अब ये प्लेनर है, क्योंकि ये प्लेनर है इस वजह से अगर ओ चांस इस पे अटैक करता है, अगर इस पे ओ चांस अटैक करता है, तो वो ओ चांस अबव से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और बिलो से भी अटैक कर सकता है। इसलिए आंसर आएगा ऐसे, ध्यान देंगे, आंसर इसमें आएगा मिरर इमेज की फॉर्म में, इस तरीके से। R1, जैसे अगर मैं अगर इसको फिशर की फॉर्म में शो करूं, तो R1 R2 R3X ये आया, और एक आएगा प्लस में इसकी मिरर इमेज इस तरीके से, R1 R3 R2। कोई डाउट किसी को? तो ये दोनों मिलेंगे 50%, ये मिलेगा तो 50% ये। अगर मान लो ये R है तो ये S होगा, 50% प्लस 50% है तो क्या होगा, रेसिमी मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं रेसिमेट। इक्वल अमाउंट ऑफ एनएंटियोमर्स फॉर्म हुए यहाँ पे। क्लियर? इक्वल अमाउंट ऑफ एनएंटियोमर्स आर फॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड एज रेसिमेट। तो ये रेसिमेट या रेसिमाइजेशन कब होगा? रेसिमाइजेशन कब होगा? जब अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है। जब अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, देन रेसिमाइजेशन विल टेक प्लेस।
यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। अच्छा, अब ये समझ आ गया यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान से सुनेंगे, आइडियली हम यही बोलते हैं कि रेसिमाइजेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये मान लिया मैंने जो न्यूक्लियोफाइल था ना, ये हट गया यहाँ से एक्स माइनस, ये हट गया, ये ऐसा ना पूरा कंप्लीटली सेपरेट नहीं होता, ये आसपास में इसके नेबरिंग में ही रहता है ये एक्स माइनस। जब इसके नेबरिंग में ही रहता है ना, तो इसलिए जो अटैक है, जैसे जो अटैक है ना, वो जैसे ये था, मान लो ये R1, ये R2, ये R3 और यहाँ X था, तो ये हट रहा है यहाँ से, ये हट गया ना, तो ये इसके नेबरिंग में ही रहता है, इसलिए जो ओचाइंस है या जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो फ्रंट से अटैक प्रॉपर, मतलब फ्रंट से अटैक पूरे तरीके से नहीं कर पाता, बैक से उसको आसानी रहती है अटैक करने में, बैक से उसको अटैक करने में आसानी रहती है। क्यों? क्योंकि ये अभी लिविंग ग्रुप जो है प्रॉपरली पूरा हटा नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, प्रैक्टिकली क्या होता है, इन्वर्जन इज ग्रेटर देन रेसिमाइजेशन। इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है ज्यादा मिलेगा देन रिटेंशन वाला प्रोडक्ट। रीजन क्या है, फ्रंट से क्यों नहीं अटैक कर पाएगा? क्योंकि ये जो एक्स नेगेटिव है हट जाता है, लेकिन आसपास में नेबरिंग में रहता है, बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आसपास में ही रहता है, इस वजह से फ्रंट से अटैक न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ज्यादा नहीं करता। मान लो अगर इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल रहा है 60%, तो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा 40%। हम बोलते हैं, क्वेश्चन भी आएगा, रेसिमाइजेशन किसके अंदर होगा, हम बोलेंगे SN1, बट एक्चुअली 100% रेसिमाइजेशन नहीं हो पाता है। किसी को डाउट? कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। ये आ गया समझ के नहीं? तो ये ध्यान रखना चीज का, रिटेंशन वाला प्रोडक्ट थोड़ा मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप डज नॉट गेट कम, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, इसके अंदर नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं, अगर रीअरेंजमेंट, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये एग्जांपल है, इसमें CH3 CH CH3, इसमें लिया मैंने CH2Cl, और इसमें डाला, एक बार डाला OH आयंस और एक बार डाला CH3OH, या H2O डाल लो, या H2O। तो इस केस में, इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में ध्यान रखना। अभी अच्छा, मैंने एक चीज बताई नहीं है इसके अंदर, अभी इसमें रियलमेंट के चांसेस है ना, H2O लो सिर्फ, अभी रहने दो इसको, या इस एग्जांपल को भी रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पहले इसके फैक्टर बता दूं, फिर बताता हूँ इस एग्जांपल को लेकर। देखो ध्यान देना, जैसे अभी मैं एग्जांपल लिया, SN1 पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, RX आया, अटैक किया NU नेगेटिव ने, RNU बन गया, RNU बन गया प्लस X नेगेटिव, प्लस X नेगेटिव, ये आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है तुम्हें, RX में NU नेगेटिव आया, RNU आ गया प्लस X नेगेटिव, ये आ गया। अब इसके अंदर एक्चुअल में होगा क्या कि X हट गया, NU नेगेटिव आ गया, रेट आया K2RX। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 को अफेक्ट करेंगे। क्लियर? फैक्टर्स विच अफेक्ट SN1, ध्यान देना, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 के लिए एक तो एल्काइल हैलाइड हो गया, एक क्या है, एल्काइल हैलाइड तुम्हें दिख रहा है, दूसरा तुम्हें क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल, तीसरा तुम्हें क्या दिख रहा है, तीसरा इसके अंदर ये X नेगेटिव लीविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, और मैकेनिज्म के अंदर RX टूटा था R प्लस प्लस एक्स नेगेटिव में, R प्लस प्लस एक्स नेगेटिव में टूटा था, सही ना। इसका मतलब इसको ब्रेक करने के लिए, इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मेरे को सॉल्वेंट जो यूज करना है वो पोलर होना चाहिए, पोलर प्रोटिक, जैसे मिथेनॉल हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जिसमें भी OH ग्रुप आता है वो पोलर प्रोटिक है। अगर मेरे को इनको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की टेंडेंसी में अरेंज करना है कि कौन सबसे जल्दी एनालाइज करेगा एल्काइल हैलाइड को, तो उसका ऑर्डर ये है, ये तुम्हें ध्यान रखना है इस चीज का, है ना, ये ऑर्डर ये है इसका। H2O सबसे अच्छा पोलर, ये सबको पता ही है, H2O सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये सबसे ज्यादा आयनाइज करेगा। इसके बाद आयनाइज करेगा HCOOH, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पे है, ये ध्यान रखना है, HCOH। इसके बाद आयनाइज करेगा CH3OH, नहीं CH3OH तो, हाँ CH3OH बचा ना, CH3OH और लीस्ट होगा CH3COH। ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी कह लो, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। क्लियर? दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी।
ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी H2O, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड। क्लियर, ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। अब ध्यान देना, मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जो बता रहा हूं तुम्हें, फैक्टर्स अफेक्टिंग पता करने के लिए कभी भी ऐसा है, याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। याद कैसे करोगे? मैकेनिज्म के थ्रू। मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है RX। क्लियर, मैकेनिज्म में इन्वॉल्व क्या है? RX। दूसरा क्या इन्वॉल्व है? न्यूक्लियोफाइल। तीसरा क्या इन्वॉल्व है? लिविंग ग्रुप X, लिविंग ग्रुप X। और चौथा इन्वॉल्व है हमारे पास सॉल्वेंट, क्योंकि हमें एनालाइज करना है अल्काइलेट। तो अब मैं यहाँ तुम्हें बता रहा हूँ फैक्टर्स विच अफेक्ट SN1 मैकेनिज्म। इसको ध्यान सुनना है। फैक्टर्स विच अफेक्ट, यहीं पे इसी इक्वेशन में बताऊंगा फैक्टर्स कौन कौन से जो अफेक्ट करेंगे SN1 मैकेनिज्म। फैक्टर्स विच अफेक्ट SN1 मैकेनिज्म। तो ध्यान देंगे, पहला फैक्टर देखो, रेट भी इसमें पता होना चाहिए। रेट में क्या था इसके अंदर? K/RX। तो इसमें पहला पॉइंट, फॉर रेट ऑफ SN1 टू बी हाई, फॉर अगर रिएक्शन तुम्हें रेट ज्यादा चाहिए तो तुम उस केस में क्या करोगे? कंसंट्रेशन एल्काइलेट क्या होना चाहिए? हाई की लो? कंसंट्रेशन एल्काइलेट का कैसा होना चाहिए? हाई। हाई होना चाहिए। जब ये हाई होगा तो रेट ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइलेट पर डिपेंड करेगा। इट शुड बी हाई फॉर रेट टू बी मोर। ये आ गया पहला पॉइंट, है ना। दूसरा, सेकंड पॉइंट, नेचर क्या होना चाहिए एल्काइल ग्रुप का? मैं एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। एल्काइल ग्रुप भी है, लिविंग ग्रुप भी है। नेचर कैसा होना चाहिए एल्काइल ग्रुप का? नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शियरी। टर्शरी। 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप शुड बी टर्शरी। टर्शरी कार्बोटाइन होना चाहिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, फॉर रेट ऑफ SN1 टू बी मोर, फॉर रेट ऑफ SN1 टू बी मोर। ये समझ आ गया कि नहीं? बिकॉज टर्शरी कार्बोटाइन इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइपरजोनेशन और प्लस आई। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 3 डिग्री alkyl halide will react faster than 2 डिग्री alkyl halide than 1 डिग्री alkyl halide। ये पता होना चाहिए इसके अंदर। फिर थर्ड आ गया यहाँ पे, थर्ड आ गया नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल था ना ये, इस पर जो भी चीज तुम्हें दिख रही है रिएक्शन के अंदर उन सबके ऊपर इफेक्ट आएगा। नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल बताओ उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई की लो? बोलो क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल का क्या होना चाहिए? हाई की लो? क्या ये इसमें आ रहा है? क्या इस रेट वाले एक्सप्रेशन में आ रहा है न्यूक्लियोफाइल? नहीं आ रहा ना, तो इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए लो, क्योंकि अगर ये हाई हो गया ना तो रिएक्शन हो जाती है SN2, क्योंकि आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर है ना, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? SN2। इसमें तो पूरा कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें तो कार्बोकेटायन पूरा बनेगा इसके अंदर, सही ना। तो रिएक्शन के फॉर रिएक्शन ऑफ फॉर रेट ऑफ SN1 टू बी मोर, न्यूक्लियोफाइल शुड बी, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी लो, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी लो। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? इन SN1 शुड ए गुड न्यूक्लियोफाइल बी देयर और वीकर न्यूक्लियोफाइल और पुअर न्यूक्लियोफाइल? कौन सा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? गुड न्यूक्लियोफाइल और पुअर न्यूक्लियोफाइल? नहीं पता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल शुड बी पुअर। देखो अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो गया, ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल शुड बी पुअर। अगर न्यूक्लियोफाइल अच्छा हुआ तो क्या वो कार्बोकेटायन बनने का वेट करेगा? वो तो ये एक्स हटा और न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर देगा आर पे बैक साइड से। तो वो न्यूक्लियो वो क्या होगा?
कार्बोकटायन बनने का वेट ही नहीं करेगा, इमीडिएटली अटैक करेगा, इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी अब दोबारा SN2। आया समझ के नहीं है? तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी पुअर। कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? नो सर। न्यूक्लियोफाइल शुड बी पुअर फॉर रिएक्शन रेट ऑफ SN1 टू बी मोर। तो ये आ गया फोर्थ पॉइंट। नेचर एंड कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल बता दिया मैंने। न्यूक्लियोफाइल इट शुड बी पुअर, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल शुड बी लो। दोनों केस ऑपोजिट हो जाते हैं तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। तो मैकेनिज्म क्या बन जाएगा? SN2। तो ये समझ आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इसके अंदर आ गया अब लिविंग ग्रुप। और ध्यान रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी डिटेल में मैं बता दूंगा पहले। पूरा हमने 2-2 घंटे के टॉपिक किया, 2-2 3-3 घंटे के टॉपिक किए हुए ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। और मैंने स्पेशली बता रखा है कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स है, कौन से वीक है, और कौन से मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स है, वो सब हो कर चुके हैं टॉपिक। तो वो तुम खुद करोगे न्यूक्लियोफिलिटी वाला, सही ना? इसमें एक ऑर्डर लिखवाया था, वो सफलता की सनक, याद है ना? इंडिया और हॉलैंड की आजादी को बर्बाद करती है फोकट में, ऐसे तो कोई फंसे अल्कोहलिक पानी में। याद है कि नहीं वो शॉर्टकट? उसमें सारे न्यूक्लियोफाइल्स का ऑर्डर था, नीट में काफी क्वेश्चन पूछे हुए इसके, तो वो कर लेना जरूर। नेक्स्ट अब आ गया नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप डिटेल हम पढ़ चुके हैं पूरी। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग टेंडेंसी के डिटेल में ऑर्डर हम कर चुके हैं। लिविंग ग्रुप याद है ना? टोसाइलेट आयन, ब्रोसाइलेट आयन, मेसाइलेट आयन, नोसाइलेट आयन, ये सारे सुपर लिविंग ग्रुप्स थे। हाइपर लिविंग ग्रुप भी कहते हैं इनको। ट्रिपलेट आयन स्पेशली CF3SO3 नेगेटिव, ये क्या था? सुपर लिविंग ग्रुप। क्लियर? इट वाज सुपर लिविंग ग्रुप। ट्रिपलेट आयन याद है कि नहीं है? और स्पेशली टोसाइलेट आयन, ये तो मैंने बहुत बार यूज किया इसके, इस चीज को। SO3 नेगेटिव और नीचे लगा है CH3, ये तो बहुत ज्यादा यूज करेंगे OTS नेगेटिव करके। टोसाइलेट आयन, पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनेट, शॉर्टकट में बोला मैंने, टोसाइलेट आयन, ये बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं, बहुत कॉमनली यूज होगा ये। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, मैंने बता रखा है इसका एसिड बनाओ, जिसका एसिड अच्छा उसका लिविंग ग्रुप भी अच्छा ही हो। कंजुगेट एसिड बनाओ जिसका एसिड अच्छा, या फिर एक लाइन याद रखो, स्ट्रॉन्गर बेस अगर है तो वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। अगर स्ट्रॉन्गर बेस है तो वो इलेक्ट्रॉन दे के रखेगा, बॉन्ड तोड़ने नहीं देगा, इसलिए वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा। इसलिए क्या होगा? वो पुअर लिविंग ग्रुप। इसमें मैंने बता रखा है कि कैसे ये अफेक्ट करता है, ध्यान है कि नहीं ये? जैसे ROH से, नहीं याद, ROH को अगर मेरे को, ROH जो है यहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप है, OH आयंस पुअर लिविंग ग्रुप है, या तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोटोनेशन, O ने अपने लोन पर दिए इसको, H प्लस को, O ने लोन पे H प्लस को दिए, तो ये आ गया RO पे प्लस H2, ये अब वाटर बाहर बन गया R प्लस, बन गया ना अच्छा लिविंग ग्रुप। लाइक दिस OH आयंस कैन बी मेड गुड लिविंग ग्रुप बाय प्रोटोनेशन। एक तो तरीका ये था, और दूसरा तरीका क्या था? मैंने कहा इसमें टोसाइलेट आयन बना के, ROH है, इसमें TSCl डाल के, TSCl या SO2Cl, मैं वो लिख के दिखाता हूँ कैसे है ये। बेंजीन मिथाइल नीचे S डबल बॉन्ड O Cl डबल बॉन्ड O, मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया है इसको। ये है SO2Cl, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, O ने नोट पे दिए इसको, O ने नोट पे दिए, तो ये बन गया RO प्लस, और उसके बाद ये वापस देगा इलेक्ट्रॉन, तो Cl नेगेटिव बाहर, यहाँ से H बाहर हो जाएगा, है ना? यहाँ से जब ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान देंगे, जब ये वापस इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से Cl बाहर होगा, यहाँ से H प्लस बाहर होगा। तो फाइनल आंसर दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्योंकि हम कर चुके हैं पहले। S डबल बॉन्ड O और बेंजीन सल्फोनेट, ये बन गया यहाँ पे। अब ये तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाईली स्टेबल है ना? ये तो बन गया कि नहीं है? ये हाईली स्टेबल हो गया। अब आसानी से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा, डिपेंडिंग अपॉन अदर कंडीशन, वो भी डिसाइड करेगा कि SN1 है कि SN2। अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, हाईली स्टेबल। तो ये ROTS भी कहते हैं इसको, ROTS, TSO नेगेटिव आसानी से लीव कर जाएगा। समझ गए कि नहीं? ये सब हम पढ़ चुके हैं लिविंग ग्रुप वगैरह, तो इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। चलिए, लिविंग ग्रुप हम कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट लिविंग ग्रुप आ गया। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिफ्थ फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट फिफ्थ फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट में। अब इसमें मेरे को पता है कि RX में NU नेगेटिव अटैक कर रहा है, और मेरे को इसको आयनाइज करना है। RX जब भी यूज होगा ना, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत सॉल्वेंट एसीटोन जरूर डाला होगा, क्योंकि एसीटोन डलता है ताकि ये डिसॉल्व हो सके। एसीटोन हो गया, ईथर हो गया,
जो कि पोलर ए प्रोटी सॉल्वेंट है इसको डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन मेन सॉल्वेंट में क्या यूज करूंगा यहाँ पे, पोलर प्रोटी सॉल्वेंट जैसे वाटर, थोड़ा सा साथ में एसीटोन डालूंगा टू डिसॉल्व एल्काइल हाइड्राइड। क्यों यूज करना है पोलर प्रोटी सॉल्वेंट इसके अंदर, क्योंकि मेरे को इसका कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन बनाने के लिए इसको आयनाइज करना है, आयनाइज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वाटर। तो ज्यादातर केसेस में वाटर यूज करेंगे, और वाटर जो है इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल आल्सो, सॉल्वेंट तो है ही, टू आयनाइज द अल्काइल हैलाइड। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोलर प्रोटी सॉल्वेंट, बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाई कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड शुड बी हाई, व्हाट इज द नीड ऑफ पोलर सॉल्वेंट, रीजन टू आयनाइज द अल्काइल हाइड, कंसंट्रेशन हाई क्यों होना चाहिए अल्काइल हाइड का, कंसंट्रेशन अल्काइल हाइड का हाई क्यों होना चाहिए, ताकि रिएक्शन का रेट ज्यादा हो। और रिएक्शन का रेट क्या है, यूनिमोलिकुलर, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, ओनली अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड। तो इसलिए इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर, फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर बोलेंगे इसको। समझे कि नहीं है, रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 की तरफ डिटेल वो सब बताना है मेरे को, ध्यान रखना बहुत डिटेल में मैकेनिज्म है ये। अभी मैंने बता दिया तुम्हें, बेसिक्स इसके करवा दिए सारे। 3 डिग्री अल्काइल हाइड सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस हैं तो रीअरेंज करेगा, अगर रीअरेंजमेंट के चांसेस जैसे ये रीअरेंजमेंट के चांसेस, जैसे अगर एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 CH CH3 CH2 Cl, इसमें डाल दिया मैंने H2 डाल दिया। H2 पुअर न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा सॉल्वेंट है, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा सॉल्वेंट है, इसीलिए कार्बोकेटाइन बनेगा इसका। पहले क्या बनेगा इसका, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये टर्शियरी की तरफ रीअरेंज हो सकता है, तो इसलिए रीअरेंज भी होगा, अभी रीअरेंजमेंट होगा इसका, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये प्लस, सही ना। अब इस पे अटैक कर देगा H2O, तो O अपने लोन पर देगा इसको, फिर उसके बाद H प्लस एक बाहर हो जाएगा, CH3 O पे प्लस H H, अब ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा -H प्लस होके फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आ गया फाइनल आंसर। तो इस केस में अगर मैं इसका बोलूँ एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊं, अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो इस केस में एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, थोड़ा सा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ये ऐसे करके कुछ, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल, थोड़ा नीचे आएगा ये, यहाँ दूसरा कार्बोकेटाइन जो रीअरेंजमेंट ज्यादा स्टेबल वाला है, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन वो नीचे बनेगा। यहाँ पे अल्काइल हाइड है, यहाँ पे क्या आएगा अल्काइल हाइड, यहाँ पे ROH जो बना है, समझिए ये ट्रांजिशन स्टेट्स आ जाएंगी इसमें। और अगर इसको भी इंक्लूड करें तो एक ट्रांजिशन स्टेट और बढ़ सकती है, एक और बढ़ जाएगी। मैंने एक जनरलाइज तो बताया कि अगर एक कार्बोटाइन अरेंज हुआ तो ऐसे ही बनेगा, और इसको भी इंक्लूड करें तो एक ट्रांजिशन स्टेट और आ सकती है इसमें। क्लियर हुआ कि नहीं है, क्लियर हो गया मैकेनिज्म, सर बोलो बोलो सर वंश। जैसे अभी हमने कंपाउंड लिए तो उसमें एक ही लिविंग ग्रुप था, अगर हमारे पास जैसे 2-3 लिविंग ग्रुप हो तो कैसे देखेंगे? 2-3 लिविंग ग्रुप कैसे, तो वो जो जैसे ज्यादा बेटर जो वो निकल जाएगा, जो ज्यादा ठीक है बेटर है ठीक वो निकल जाएगा। ऐसे 2-3 होंगे ना तो उसके इसमें NGP के चांसेस बढ़ जाएंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के, है ना, ओके सर। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बढ़ जाएंगे चांसेस। 3 डिग्री होगा तो SN1 मैकेनिज्म होता है, और 1 डिग्री होगा तो SN2 मैकेनिज्म होता है 99.99% केसेस में, सही ना। और अगर 2 डिग्री है तो उसके इसमें अदर कंडीशन में डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल अच्छा है कि पुअर है, इस टाइप से उन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो डिसाइड करेंगे, सही ना। तो ये SN1 हमने बेसिक सा कर लिया, इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लिए। नेक्स्ट अभी SN2 स्टार्ट करेंगे।